अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर गुफरानुल किबरिया आवान। ये हमारा लेक्चर नंबर 20 है। बांझपन के इलाज के हवाले से लेक्चर्स चल रहे हैं और ये उसका पार्ट 6 है। आज हम आपको पेश खिदमत कर रहे हैं बांझपन के इलाज के हवाले से पार्ट 6। पिछले लेक्चर में हमने औलाद नरीना के उसूल के लिए ऑरम म्योर नेटम का तज़किरा किया था। मैं ज़रूरी समझता हूँ कि जिन्स के तयन में क्रोमोसोम्स के किरदार को मुख्तसर डिस्कस किया जाए, और इस डिस्कशन से पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि फर्टिलाइजेशन क्या है। ये इब्तिदा में ये डिस्कस हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा इसको ताज़ा करते हैं ताकि क्रोमोसोम्स के हवाले से, जो जिन्स के तयन के हवाले से जो डिस्कशन है वो आपकी समझ में आए। तो ओवम और स्पर्म का मिलाप फर्टिलाइजेशन कहलाता है। सीमन के हर मिलीलीटर में कम अज कम 40 से 120 मिलियन तक स्पर्म मौजूद होते हैं। ये ओवर और स्पर्म का मिलाप, ये फर्टिलाइजेशन कहलाता है। अब ये मुख्तसर सी पिक्चर मैंने आपके लिए बनाई है। ये दरम्यान में जो है ये आपको ओवम नज़र आ रहा है और इर्द गिर्द जो है ये स्पर्म है। ये जो तादाद हमने डिस्कस की है उस हिसाब से ये स्पर्म्स मौजूद होते हैं। यहाँ चंद एक स्पर्म्स नमूने के तौर पे मैंने आपको दी है। तो ये ओवम के इर्द गिर्द ये स्पर्म्स मौजूद होते हैं, मोटिलिटी होती है इनकी। इनमें से एक स्पर्म वो उसका मिलाप होता है ओवम के साथ, जिसको एग भी कहते हैं, और नतीजतन फर्टिलाइजेशन का अमल स्टार्ट हो जाता है। अब दूसरी डिस्कशन ये है कि क्रोमोसोम्स क्या है। क्रोमोसोम्स ये थ्रेड लाइक यानी धागा नुमा स्ट्रक्चर्स हैं जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मौजूद होते हैं। ये बैजा के अंदर भी होते हैं, ओवम के अंदर भी और स्पर्म के अंदर भी। ये प्रोटीन से बने हुए होते हैं और इनमें डीएनए मौजूद होता है जो पेरेंट्स की खुसूसियात बच्चों में मुंतकिल करता है। अभी जो पेरेंट्स की खुसूसियात बच्चे में मुंतकिल होती हैं वो इस डीएनए के थ्रू होती हैं जो इन क्रोमोसोम्स में मौजूद होते हैं। इसी तरह पेरेंट सेल्स की खुसूसियात डॉटर सेल्स में भी मुंतकिल होती हैं। क्रोमोसोम्स के 23 जोड़े होते हैं। इनमें 2 क्रोमोसोम जो है मेल में और 2 फीमेल में, ये सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाते हैं, जिसमें औरतों में एक्स होता है यानी 2 टाइम्स एक्स होता है, और मेल में एक एक्स होता है एक वाई होता है। तो इस तरह ये फिर मिलाप होता है। अब होता क्या है, अब फीमेल्स में दोनों क्रोमोसोम्स जो है वो एक्स होते हैं और मेल में एक एक्स होता है एक वाई होता है। अब फीमेल के एक्स ने या तो मेल के एक्स के साथ मिलना है और इसके नतीजे में जो आगे जो बेबी है वो फीमेल होगी, या इस एक्स ने दूसरे एक्स ने वाई के साथ मिलना है। तो ये एक छोटी सी पिक्चर मैंने आपके लिए बनाई है।
ये है, एक साइड पे आपको XX नज़र आ रहे हैं और दूसरी साइड पे मेल जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो XY नज़र आ रहे हैं। या तो X जो है वो X के साथ मिलाप कर रहा है और नतीजतन जो बच्चा पैदा होगा वो फीमेल होगा, और या फिर ये X Y के साथ मिलाप हो रहा है इसका, और इसके नतीजे में XY जब होगा तो बच्चा जो होगा वो मेल होगा। अब जो है वो मेडिसिन क्या किरदार अदा कर सकती है कि ये इस X का जो कशिश है वो X के लिए है और इस X की कशिश जो है वो Y के लिए है, तो इस कशिश को वो बढ़ा देगी, X और Y के दरमियान की कशिश को बढ़ा देगी और नतीजतन जो बच्चा पैदा होगा वो मेल होगा। तो ये किरदार हो सकता है एक मेडिसिन का जिन्स के तयन के हवाले से। तो यही डिटेल है कि जब मर्द का Y क्रोमोसोम औरत के X क्रोमोसोम के साथ मिलता है तो XY यानी मेल बेबी पैदा होता है, और जब मर्द का X क्रोमोसोम औरत के X क्रोमोसोम से मिलता है तो फीमेल बेबी पैदा होता है। जो पैदा होने वाला बच्चा होता है वो उसकी जिन्स जो होती है वो फीमेल होती है। तो ओरम मेरा का किरदार क्या हो सकता है, या कोई भी मेडिसिन, जैसे आगे ओरम मेट आ रही है तो इसका भी हमें भी ये किरदार ये बयान किया गया है और एक्सपीरियंस किया गया है। यही हो सकता है कि ये औरत के X क्रोमोसोम्स को मर्द के Y क्रोमोसोम से मिलाप की कशिश पैदा करे। अब जैसे जो है वो ओवम और स्पर्म के अंदर कशिश होती है और उनके मिलाप के नतीजे में एक नया वजूद जन्म लेता है मुख्तलिफ मराहल से गुजर कर, ऐसे ही ये क्रोमोसोम्स की जो आपस में कशिश है वो X की कशिश Y के लिए जो स्पर्म के अंदर जो क्रोमोसोम है उसके लिए वो कशिश पैदा हो जाती है और नतीजतन मेल क्रोमोसोम बेबी जन्म लेता है। लेकिन ये सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हुक्म से होता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि मैं जिसे चाहता हूँ जो है वो बेटियाँ देता हूँ, जिसे चाहता हूँ बेटे देता हूँ, और जिसे चाहता हूँ दोनों दे देता हूँ, और जिसे चाहता हूँ नहीं देता। ये सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इख्तियार में है। आलमी असबाब में असबाब के दायरे में रह के हम कुछ किरदार अदा करते हैं और वो हम उसमें भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के मोहताज होते। तो ये कशिश इस सलाहियत को बढ़ाती है और नतीजतन जो हम रिजल्ट चाहते हैं वो हम मिल सकता है। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जनाना बांझपन की मरीज़ा में जो हमने इलाज के लिए मेडिसिन डिस्कस की हैं, आज जिस दवा को हमने डिस्कस करना है वो है ओरम मेट। पिछली दवा ओरम नेटम थी और ये दवा है ओरम मेट। ये भी एक बहुत बड़ी दवा है, पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है, एंटीसिफ्लेटिक मेडिसिन है, बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल मेडिसिन है अपनी मखसूस इलामात की रोशनी में। तो जाहिर है इस डिस्कशन में हम महदूद सी डिस्कशन कर सकेंगे, बहुत ज़्यादा लंबी डिटेल में हम नहीं जा सकते क्योंकि ये लेक्चर ये होता है एक मखसूस टॉपिक के हवाले से। तो ज़रूरी जो सिम्टम्स जिनका जानना जो है वो हर केस में ज़रूरी होता है, उसको यहाँ डिस्कस किया जाएगा। तो ओरमेट की बांझपन की मरीज़ा में सबसे अहम बात जिसको डिस्कस किया गया है, जिसको एक्सपीरियंस किया गया है, वो है मरीज़ा का डिप्रेशन ऑफ माइंड। ये ज़हनी कैफियत बांझपन का बुनियादी सबब भी है और ये डिप्रेशन ऑफ माइंड इस पेशेंट में मुस्तकिल मौजूद भी होती है। और माइंड सिम्टम्स के लिहाज से सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट सिम्टम है, जो ज़्यादा
मरकजी इलामत के तौर पे हमारे सामने आती है, वो सिम्टम है खुदकुशी करने का रुझान। तो ये कांस्टेंट ड्वेलिंग ऑन सुइसाइड होता है, इसमें मुसलसल खुदकुशी की तरफ रुझान पाया जाता है। और ये खुदकुशी करने का रुझान मरीज के ज़हन पर हर वक्त छाया। औरमेट का मरीज हो और खुदकुशी का रुझान ना हो, ये नामुमकिन है। तो माइंड सिम्टम के लिहाज से दूसरी सिम्टम जो हमारे सामने आती है औरमेट के पेशेंट की, ये मरीज जिंदगी से पूरी तरह बेजार होता है। यानी खुदकुशी के रुझान के साथ साथ जिंदगी से बेजारी बेहद दर्जे की इसमें पाई जाती है। जिंदगी से लगाव और जिंदा रहने की ख्वाहिश बिल्कुल खत्म हो जाती है। और इसका अगर बैकग्राउंड देखें तो बैकग्राउंड में हमें आशिक नजर आते हैं, सिफिलिस नजर आता है, और ये सिफिलिस इसका दूसरे दर्जे में दाखिल हो चुका होता है। और इब्तदाई तौर पे ऐसा होता है, खास तौर पे पिछले वक्तों में जब इस दवा की प्रूविंग हो रही थी कि उस दौरान सिफिलिस के इलाज के लिए मरकरी का इस्तेमाल बेताशा किया जाता था। तो ये जो पेचीदगियाँ पैदा हुई इब्तिदा में, इसमें मरकरी का भी किरदार है, मरकरी का भी और सिफिलिस का भी। सिफिलिस और मरकरी मिल के एक ऐसी कैफियत पैदा करते हैं जो कि औरमेट के पेशेंट की मखसूस पिक्चर बनती है। तो सिफिलिस और मरकरी के बद असरात यकजा होते हैं इस पेशेंट में, जो कैफियत हमें आशिक के दूसरे दर्जे में मिलती है। तो यही सिफिलिस और मरकरी के अफेक्शंस में बालों का गिरना भी पाया जाता है, जिस्म में शदीद अजियत भी पाई जाती है। ज़िंदगी से बेजारी की असल सबब भी यही सिफिलिस और यही मरक्यूरल इफ़ेक्ट्स हैं, अफेक्शंस हैं। मरकरी का बेतहाशा इस्तेमाल जो कि सिफिलिस के इलाज के लिए इस्तेमाल किया गया, ये इन अजियतों का बुनियादी सबब है। आशिक के दूसरे दर्जे में औरमेट के मरीज को ख़ास तौर पर रात के वक्त, अब ये भी सिफिलिस की भी एक ख़ास बात है कि इसकी तकालीफ जो है वो रात को, हर सिफिलिस के पेशेंट में रात के वक्त तकालीफ बढ़ती हैं, दिन को कमी होती है। तो रात के औकात में शदीद दर्द हड्डियों में पाया जाता है। ये दवा ख़ास तौर पर नाक और तालों की हड्डियाँ डिस्टर्ब करती है। पूरे जिस्म की हड्डियाँ डिस्टर्ब होती हैं, लेकिन ख़ास तौर पे तालू की हड्डियाँ और नाक की हड्डियाँ जो है वो ख़ास तौर पे डिस्टर्ब होती हैं। उनमें ये शदीद खौफनाक किस्म का दर्द पाया जाता है। इस शदीद अजियत के हमरा खुदकुशी का रुझान होता है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये मुसलसल ये अजियत, ये फिज़िकल, ये जो जिस्मानी अजियत है, इस आशिक के नतीजे में जो हड्डियों पे आशिक के असरात हैं, उसके नतीजे में, उन तकालीफ के नतीजे में जो अजियत मुस्तकिल रहती है, ये ज़िंदगी से बेजार कर देती है और यही इसको खुदकुशी की तरफ लेकर जाती है। तो इस अजियत के हमरा खुदकुशी का रुझान पाया जाता है। हड्डियों में जो बिगाड़ आता है वो इस हद तक चला जाता है कि हड्डियों के गलने सड़ने का अमल, कैरीज ऑफ दी बोन तक नौबत पहुंच जाती है, जिसका सबब आशिक के बद असरात हैं और मरकरी के इस गलत इस्तेमाल के, बेजा इस्तेमाल के बद असरात। तो औरमेट जो है ये हड्डियों की इस तकलीफ को भी ठीक करती है, दिल को हौसला भी देती है। अब ये दिल के भी एक ख़ास दवा है, हाइपोटेंशन की भी एक ख़ास दवा है, अपनी मखसूस इलामात की रोशनी में सिलेक्ट होती है। इस पर किसी और वक्त में डिस्कस किया जाएगा। तो बांझगंदी मरीज़ जो बेसिक हमारा टॉपिक है, उनमें ये सारी प्रॉब्लम्स, इनमें से कुछ प्रॉब्लम्स माइंड सिम्टम्स के लिहाज से, जिस्मानी प्रॉब्लम्स के लिहाज से पाई जा सकती हैं। वजाइना की असबियत भी पाई जाती है इसमें, और यूट्रस का फैला हुआ होना भी, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस भी इसमें पाया जाता है, और शर्मगाह की ईंठन भी इसमें पाई जाती है। तो ये आज हमने डिस्कस किया, ये सारी प्रॉब्लम्स जो एक पेशेंट में मौजूद हों,
हाँ वो बांझपन के हवाले से हो या वैसे जिस्मानी हवाले से हो, तो ओरम मेट का इस्तेमाल इन सारी प्रॉब्लम्स को भी ठीक कर देगा, बांझपन को भी ठीक कर देगा, और ज़हनी वो जो कैफियत है, ज़िंदगी से बेजारी है या खुदकुशी का मुसलसल रुझान है, उसको भी ख़त्म कर देगा, और एक नई ज़िंदगी ये दवा बख्शेगी उस पेशेंट को बांझपन के प्रॉब्लम के सॉल्व के तौर पे भी। और ये जो शदीद अजियत हैं, तकालीफ हैं, ये आशिक के बद असरात हैं, दूसरे दर्जे की आशिक है या मरकरी के बद असरात हैं, इन सब को ख़त्म करके अगर इसकी मखसूस अलामात की रोशनी में इस दवा को सिलेक्ट किया जाएगा तो ये सारी प्रॉब्लम्स, अफेक्शंस भी ठीक हो जाएंगी और नतीजतन बांझपन भी ठीक हो जाएगा, और ये एक नई ज़िंदगी का पैगाम लेकर ये मेडिसिन पेशेंट को एक नई ज़िंदगी देगी इंशाल्लाह। ये डिपेंड करता है एक मुआलिज पे कि वो किस तरह इसको सिलेक्ट करता है, और वाकई क्या वो पेशेंट ओरम मेट का ही पेशेंट है या किसी दूसरी दवा का पेशेंट है, इस बात का तयन करना भी एक मुआलिज की जिम्मेदारी है। तो नाज़रीन कराम, ये टॉपिक अभी जारी है, हम कोशिश करते हैं कि मुख्तसर सा लेक्चर हो ताकि मसरूफ़ से मसरूफ़ बंदा भी इसको मुकम्मल तौर पे सुन सके और इससे मुस्तफ़ीद हो सके, और एक स्टूडेंट से लेके एक पेशेंट तक हर एक के फ़ायदा इसमें मौजूद है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। होम्योपैथिक डॉक्टर उफरान किबरिया आवान, ज़करिया होम्योपैथिक क्लिनिक चकवा।